morning, students. Myself, Ronak Priya, welcomes you to the daily news feed of Diya, देवघर IS Academy. आज हम 18 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. आज का फर्स्ट न्यूज़ है Why are electoral reforms necessary? इस टॉपिक को हम GS पेपर 2 से रिलेट करके देख सकते हैं. बेसिकली अगर हम पास्ट 1 मंथ का न्यूज़ देखें तो लगातार ऑपोजिशन पार्टीज जिस तरीके से देश में चुनाव प्रक्रिया कराई जा रही है उस चुनाव प्रक्रिया से सेटिस्फाइड नहीं है, राइट? और कई तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर. तो कौन कौन से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? फर्स्ट एलिगेशन है वर्किंग ऑफ ईवीएम पे. वर्किंग ऑफ ईवीएम पे जिस तरीके से ईवीएम वर्क करती है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है. उन्हें लगता है कि ईवीएम कहीं ना कहीं जो पार्टी इन पावर है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके फेवर में है. दूसरा, अपसर्ज इन वोटर काउंट. यानी जो इलेक्टोरल रोल्स है उसमें अचानक से वृद्धि, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बोगस वोटिंग, फेक वोटर्स, बोगस वोटिंग, फेक वोटर्स के लिए ये एक इंडिकेशन है कि इसी वजह से जो इलेक्टोरल रोल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है वो फेक वोटर्स की वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, राइट? ये एलिगेशंस हैं. थर्ड एलिगेशन है कि पीपल सिचुएटेड इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैविंग द सेम वोटर आईडी नंबर, राइट? हमने पहले भी देखा था सेम वोटर आईडी नंबर. चौथा एलिगेशन है दैट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो रूलिंग पार्टी की तरफ एकदम ब्लाइंड आई टर्न कर रही है. यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज टर्निंग अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स रूलिंग पार्टी, राइट? मतलब फेवरिंग द रूलिंग पार्टी, बायस टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी. ये सब एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं. लेकिन जो डेमोक्रेसी है यानी प्रजातंत्र है उसका बेसिक फाउंडेशन ही इलेक्शन पर डिपेंडेंट है ना? कहा जाए तो प्रजातंत्र का प्राण है इलेक्शन, राइट? तो जो भी एलिगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाए जा रहे हैं या ऑपोजिशन पार्टीज अगर चुनाव प्रक्रिया से सेटिस्फाइड नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर एक एलिगेशन का त्रुटिकरण करे, राइट? हर एक एलिगेशन को वो ये करे, उस पर वर्क करे, उसको वो प्रूव करे कि उन पर लगाए जा रहे एलिगेशंस फॉल्स हैं, राइट? इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑल पार्टी मीट बुलाई है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज का मीट बुलाया है ताकि इसका विखंडन किया जा सके. और इसी मैटर पर हम देखेंगे कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. इसका एक सिंपल वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. तो सबसे पहले जो इलेक्टोरल रोल्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है ताकि ये जो फेक वोटर्स हैं, वो जो डबल वोटिंग होती है या बोगस वोटिंग जिसको कहते हैं, इसको पूरी तरीके से रोका जा सके. इसलिए इलेक्टोरल रोल्स में ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है. तो वे फॉरवर्ड में सबसे पहले होगा कि ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल रोल्स, है ना? इलेक्टोरल रोल्स में ट्रांसपेरेंसी. दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पीरियोडिक ऑडिट्स होना चाहिए. पीरियोडिकली ऑडिट होना चाहिए, पीरियोडिक ऑडिट्स होना चाहिए.
तीसरा है कि जो ईवीएम और वीवीपैट पर लोगों का ऑपोजिशन पार्टीज के क्वेश्चन मार्क है, उनका एलिगेशन है, उनको डाउट है, तो उसका प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए, है ना। तो ईवीएम का और वीवीपैट का रिव्यू होना चाहिए, राइट। फोर्थ अगर देखें तो इलेक्शन स्पेंडिंग, उस पर एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, राइट। तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इलेक्शन स्पेंडिंग। एंड फिफ्थ ये होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज़ है उस पर रेगुलेशन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ओवर फेक न्यूज़ एंड सोशल मीडिया, राइट। और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ओवर इलेक्शन स्पेंडिंग, वो एक वे फॉरवर्ड हो सकता है, राइट। सो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज का नेक्स्ट न्यूज़ है बैरियर्स फेस्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। नाउ इसे हम जीएस पेपर 3 से रिलेट करके देख सकते हैं। बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन ये किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? हमें पता है 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स। तो ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, राइट। ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखें कि ये सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 9% टू नेशनल जीडीपी, एंड बाय 2025 तक कंस्ट्रक्शन साइट या कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू रीच $1.4 ट्रिलियन। ये $1.4 ट्रिलियन हो जाएगा बाय 2025, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? $1.4 ट्रिलियन हो जाएगा बाय 2025। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस आर्टिकल में हमें पढ़ना क्या है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स क्या बैरियर्स फेस कर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो बेसिकली हम उसे ही डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से बैरियर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है माइग्रेंट वर्कर्स का। किसका प्रॉब्लम आता है? माइग्रेंट वर्कर्स का। मान लो कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई माइग्रेंट वर्कर है राम, लोकेटेड इन बिहार। वो है बिहार का लेकिन वो काम करता है यूपी में। फिर उसने कुछ दिन वो यूपी में काम किया, फिर वो कुछ दिन उड़ीसा में काम किया, फिर वो कुछ दिन नोएडा में काम किया, फिर वो 3 मंथ्स का रेस्ट ले लिया। अब होता क्या है कि वेलफेयर बेनिफिट्स लेने के लिए हर बार आपको नए तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं। यानी अगर आप बिहार में हो तो आपको अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, यूपी में, उड़ीसा में, कहीं भी आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपको नई तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है कि आपको जो एटलीस्ट 90 डेज वर्क अगर आपने किया है तब आपको एम्प्लॉयमेंट आईडी इशू किया जाएगा और वो एम्प्लॉयमेंट आईडी आपको एम्प्लॉयर इशू करेगा। लेकिन कई बार होता है कि ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू ये ज्वाइन किए होते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर्स इनको एम्प्लॉयमेंट आईडी नहीं देते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं? इनको एम्प्लॉयमेंट आईडी नहीं देते हैं, जिस वजह से ये वेलफेयर बेनिफिट्स का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जो सरकार के वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा प्रॉब्लम
तीसरा प्रॉब्लम है सीजनल डिसरप्शंस। जैसे कई बार क्या होता है, टोरेंशियल रेनफॉल हो गया, हीट वेव्स हो गई, ठीक है, आपका एयर पोल्यूशन हो गया दिल्ली में। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से उनका काम डिसरप्टेड हो जाता है। चौथा क्या है, चौथा है कि जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, जिसको हम बोलते हैं BCWA। ओके, तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, उसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो 1 to 2% का सेस लगाती है और वो ये जो कॉर्पस मनी कलेक्टेड होता है उसको वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर में स्पेंड करती है, राइट। इसमें अभी तक 75,000 करोड़ रुपीस कलेक्टेड हुए हैं। इसमें अभी तक 75,000 करोड़ रुपीस कलेक्टेड हुए हैं, लेकिन उसमें से 75% मनी अभी तक अनस्पेंडेड है, यानी अभी तक 75% मनी का यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है। ठीक है, जो इनके वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करना था वो अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो बेसिकली ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। फिर से हम देखते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स का। जो माइग्रेंट वर्कर्स अगर बिहार में है, ठीक है, यूपी में, डिफरेंट स्टेट्स अगर वो काम करने जाते हैं तो हर बार जहां पे भी जाते हैं उनको नई तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि आपको एम्प्लॉयमेंट आईडी इशू करने के लिए एटलीस्ट 90 डेज वर्क करना होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू एम्प्लॉयड होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट आईडी इशू नहीं करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि सीजनल डिसरप्शन का, हमने पढ़ा था कि सीजनल डिसरप्शंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। और चौथा है कि जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 के अंतर्गत जो कॉर्पस मनी कलेक्ट करती है 1 to 2% सेस लगा करके स्टेट गवर्नमेंट, वो मनी उसका 75% अभी तक अनस्पेंडेड है, वो यूटिलाइज नहीं हुआ है इनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो एज अ वे फॉरवर्ड अगर हमने प्रॉब्लम देखा तो हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, राइट। सो व्हाट कैन बी द सोल्यूशन। सबसे पहला सोल्यूशन हम बताएंगे कि जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है ना, BCWA, उसको आप ई श्रम पोर्टल से कनेक्ट कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो 75,000 करोड़ रुपीस का मनी कलेक्टेड है वो लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, वो लेबरर्स के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, हमको एक यूनिफाइड आईडी बनाना है, यूनिफाइड आईडी अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है। अगर यूनिफाइड आईडी होगा तो जो माइग्रेंट वर्कर्स को बार बार डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ता है वो बार डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना पड़ेगा, एक बार डॉक्यूमेंट बनवाएंगे और वो किसी भी स्टेट में जाएं वो डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, ठीक है, बार बार डॉक्यूमेंट्स बनवाने का झंझट नहीं रहेगा। तीसरा क्या है ना कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी अल्टरनेटिव आईडी से भी काम चले, ऐसा कुछ हमको सोल्यूशन लेकर के आना है, यानी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को हम जितना सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। दिस कैन बी द वे फॉरवर्ड, ये सब कुछ हम एक वे फॉरवर्ड में बता सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Next article is how climate change is affecting India's wheat production cycle. Now, इसे हम GS पेपर 3 के एग्रीकल्चर टॉपिक से रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है, GS पेपर 3 एग्रीकल्चर टॉपिक, ओके। नाउ वीट कैसा क्रॉप है, वीट एक रबी क्रॉप है, विंटर में ये उगाई जाती है, राइट। इसका अगर हम सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन देखें
तो सोइंग इसका अक्टूबर नवंबर में होता है और हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च में, ठीक है, फरवरी मार्च में। लेकिन कैसे, इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि कैसे क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है वो वीट प्रोडक्शन को किस तरीके से हैम्पर कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से इसको एडवर्सली इंपैक्ट कर रहा है। बेसिकली दिस इज अ विशियस साइकिल गोइंग ऑन। कैसे, अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं, राइट, टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं। टेम्परेचर्स राइज होने से क्या हो रहा है कि इंडियन ओशन ज्यादा हीटेड हो जा रहा है। अब अगर इंडियन ओशन ज्यादा हीट हो रहा है तो क्या हो रहा है, मॉनसून डिले हो रहा है, ठीक है, मॉनसून आपका डिले हो रहा है। मॉनसून डिले होने से क्या होता है कि रेनफॉल अब जून जुलाई से शिफ्ट होके हो गया है जुलाई अगस्त, राइट। सो रेनफॉल गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम जून जुलाई टू जुलाई अगस्त। शिफ्टेड फ्रॉम जून जुलाई टू जुलाई अगस्त, ठीक है। जो रेनफॉल आपको जून जुलाई में होती थी वो रेनफॉल आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिल रही है, राइट। तो इस तरीके से रेनफॉल शिफ्ट हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि खरीफ सीजन का सोइंग हार्वेस्टिंग डिले हो रहा है। खरीफ जब हार्वेस्ट होगी तब रबी लगेगा, यानी खरीफ भी अफेक्टेड हो रहा है और रबी भी अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। यानी पहले क्या होता था कि खरीफ आप जुलाई अगस्त में सो करते थे। अब क्या हो रहा है कि खरीफ का सोइंग एंड हार्वेस्टिंग दोनों ही डिलेड हो जा रहा है, और जब खरीफ का सोइंग एंड हार्वेस्टिंग डिलेड हो जा रहा है तो रबी का भी सोइंग एंड हार्वेस्टिंग अफेक्टेड हो जा रहा है। अब रबी क्रॉप जो फरवरी मार्च में हार्वेस्ट हो जाया करती थी, अब वो लास्ट मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट हो रही है। यानी जब एकदम हीटेड हो जा रहा है टेम्परेचर्स, जब एकदम गर्मी आ जा रही है तब जाकर के रबी हार्वेस्ट हो रहा है। इससे क्या होता है कि रबी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जा रहा है, रबी का प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है टेम्परेचर राइज के कारण। सो दिस इज हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग रबी क्रॉप प्रोडक्शन, wheat production, ठीक है। Now let's move on to the next article. Next article is important for prelims perspective. ये कई बार ऐसे prelims में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम लैंड एयर डोमेन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जानना है कि ये बस इतना जान लेना है कि ये कंट्री ऑस्ट्रेलिया है जिसके साथ इंडिया ने मैरीटाइम लैंड एयर डोमेन्स पर हस्ताक्षर किए हैं, इन एरियाज पर अपने कोऑपरेशन को, रिलेशन को और डीपन करने के लिए, राइट। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, ठीक है। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, इंडिया एंड न्यूजीलैंड टू इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस सिक्योरिटी टाइज। तो अगर एयर मैरीटाइम रिलेशंस को डीपेन करना है तो वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर जो कंट्री सिचुएटेड है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ भी हमारा पैक्ट हुआ है, वो हुआ है टू इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस सिक्योरिटी टाइज। तो डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में हमने न्यूजीलैंड के साथ पैक्ट किया है, लेकिन एयर और मैरीटाइम लैंड इन मामले में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट किया है, ठीक है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया
इंडिया ऑस्ट्रेलिया इन लैंड एयर मैरीटाइम सेक्टर, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और इंडिया न्यूजीलैंड में एग्रीमेंट हुआ है फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, राइट। दोनों ही प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज इंडियाज गुड्स ट्रेड डेफिसिट एट 42-month लो फॉलोइंग डिप इन गोल्ड क्रूड इंपोर्ट्स। तो बेसिकली हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो दो वजह से हमेशा डेफिसिट में रहता है। करंट अकाउंट मेनली इंडिया का डेफिसिट में रहता है गोल्ड इंपोर्ट्स की वजह से और क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से। लेकिन 42 मंथ में सबसे लो पर अभी करंट अकाउंट डेफिसिट है, विच इज अ गुड न्यूज, विच इज अ गुड सिग्नल कि हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव अभी है, डेफिसिट नहीं है, टुवर्ड्स सरप्लस है, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट कम हुए हैं और क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम हुआ है। इसको हम एक पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम है तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है कि एनर्जी कंजम्पशन कम है, और एनर्जी कंजम्पशन कम होना ये इकोनॉमिक स्लोडाउन का भी इंडिकेशन है। तो इस न्यूज से हम दोनों एंगल देख सकते हैं। पहला तो करंट अकाउंट अगर डेफिसिट लो है, सरप्लस की तरफ है, तो दैट इज अ गुड कंडीशन फॉर द इकोनॉमी। लेकिन क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम है, दैट ऑल्सो शोज कि एनर्जी कंजम्पशन लो है, और एनर्जी कंजम्पशन लो होना इकोनॉमिक स्लोडाउन का भी इंडिकेशन है, राइट। सो अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज रेसिपी फॉर फेलियर। कल ही हमने देखा था येमेन हाउथीज, राइट। येमेन, इसकी कैपिटल सना, जहां पर हाउथीज शिया का कंट्रोल है एंड रेस्ट ऑफ द यमन में सुन्नी है। नाउ शियाज आर बैक्ड बाय ईरान एंड सुन्नीज आर बैक्ड बाय यूएसए। तो बेसिकली इट इज ईरान वर्सेस यूएसए गोइंग ऑन इन द कंट्री ऑफ येमेन, राइट। तो बेसिकली यूएसए क्यों यहां पर ये कर रहा है, क्यों इंगेज हो रहा है इन बॉम्बिंग येमेन? इसलिए क्योंकि इसका मकसद है आइसोलेट ईरान, ठीक है, ईरान को आइसोलेट करना और ईरान को वीकन करना, ठीक है। ईरान को वीकन करने के रीजन से ही यूएसए येमेन में बॉम्बिंग कर रहा है, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज न्यू दिल्ली's perilous recalibration with the तालिबान। सो बेसिकली यहां पर ये टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इसे हम जीएस पेपर 2 से रिलेट करके देख सकते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंडिया एंड इट्स बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है, इंडिया एंड इट्स बायलैटरल रिलेशंस। नाउ इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि इंडिया तालिबान के साथ अपने रिश्ते लगातार सुधार रहा है, ठीक है। इंडिया ने अभी रिसेंटली तालिबान मतलब अफगानिस्तान को ये अलाउ किया है कि वो न्यू दिल्ली की अपनी एम्बेसी में, यानी अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है दिल्ली में, वहां पर अपने एनवॉय को अपॉइंट करे, ठीक है। तो न्यू दिल्ली ने अभी ये परमिशन दिया है अफगानिस्तान को, और लगातार वो कोशिश कर रहा है कि वो तालिबान के साथ अपने रिश्तों को सुधारे। चाइना भी तालिबान को से अपने रिश्ते को सुधार रहा है और उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए वेलकम किया है कि आप आइए और ज्वाइन करिए हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। तालिबान को ये उन्होंने चाइना ने ये ऑफर किया है कि वो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करे, राइट। और उसके बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की सिचुएशन देखें तालिबान के ऑक्यूपेशन के बाद, तो वो बहुत ही बदतर है, स्पेशली फॉर विमेन, स्पेशली फॉर
विमेन, वहां पे क्या हो रहा है, जैसे हमने एक रेशियल अपार्थीड देखा था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, हमने देखा था जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि वहां पे रेशियल अपार्थीड था, ब्लैक वर्सेस वाइट थे, ठीक है ना, जब गांधी जी का हम चैप्टर पढ़ते हैं, वैसे ही यहां पर जेंडर अपार्थीड हो रहा है। जेंडर अपार्थीड मतलब विमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है बहुत लार्ज स्केल पर। जैसे 1.4 मिलियन स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, ठीक है, 1.4 मिलियन ऐसी बच्चियां हैं जो स्कूल जाने लायक हैं, जिनको राइट टू एजुकेशन डिनाई कर दिया जा रहा है, यानी वो स्कूल्स नहीं जा सकती। यहाँ तक ही नहीं, उनको ब्यूटी पार्लर्स, नेशनल पार्क्स, ऐसे बहुत सारी जगहें जाना बिल्कुल पाबंदी है, यानी वो जॉब नहीं कर सकती, वो पढ़ाई नहीं कर सकती, ठीक है, ये सब बेसिक राइट्स उनको डिनाई कर दिया जा रहा है। लेकिन इंडिया हमेशा से वोकल रहा है, ना सिर्फ नेशनल प्लेटफॉर्म पे बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इंडिया हमेशा वोकल रहा है टेररिज्म के खिलाफ, है ना। तो इस तरीके से जो अन्याय किया जा रहा है, तो इंडिया को अगर अपने रिलेशन अफगानिस्तान के साथ सुधारने हैं तो वो बेशक करे, लेकिन इन मुद्दों को उन्हें इंडिया को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है, इस पर साइलेंट नहीं रहना है, नहीं तो क्या होगा कि इंडिया की भी छवि की बदनामी होगी, राइट। सो और इसके अलावा ये भी एक यूएन के रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो इंडिया में भी लोन वुल्फ एक्टर्स अपॉइंट कर रहा है, और इंडिया एक फायरिंग लाइन पर है, इस्लामिक स्टेट की फायरिंग लाइन पर इंडिया भी है, राइट। तो ये इंडिया में बड़े स्केल पर टेरर अटैक्स प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द न्यूज़ फॉर टुडे। आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स द हिंदू से हमने कवर कर लिया है। कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।